जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत की, वो अपने सबसे ताकतवर बादशाह की मौत के बाद ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। आज हम मुगल सल्तनत के पतन की उसी हैरत अंगेज कहानी को परत दर परत खोलेंगे। साल 1707 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो साल है, वो मोड़ है जहां से उस महान साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है साल 1707 में, बादशाह औरंगजेब की मौत के साथ। औरंगजेब ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ा था जो 21 सूबों यानी प्रांतों में फैला था। लेकिन यही विशालता, यही फैलाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। औरंगजेब की आंखें बंद होते ही साम्राज्य की दीवारों में पहली दरारें साफ दिखने लगीं। तख्त के लिए उनके बेटों में एक ऐसी खूनी जंग छिड़ी जिसने आने वाले कई दशकों की अस्थिरता की नींव रख दी। और ये कोई लंबी चौड़ी जंग नहीं थी। नहीं, ये बहुत ही क्रूर और तेजी से लड़ी गई। पहले जून 1707 में जाजाऊ की लड़ाई में मुअज्जम ने अपने भाई आजम को हराया, और फिर जनवरी 1709 में बीजापुर में कामबख्श को हराकर तख्त का रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया। इन लड़ाइयों ने साम्राज्य की नींव को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। तो जो जीता वो कौन था? वो था मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से तख्त पर बैठा। लेकिन इतिहासकार खफी खान ने उसे एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया, शाह बेखबर, यानी वो बादशाह जिससे अपने ही राजपाट की कोई खबर न हो। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? और आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी तेजी से सत्ता हाथ से फिसलने लगी। बहादुर शाह प्रथम को आखिरी ताकतवर मुगल शासक माना जाता है, लेकिन उनके ठीक बाद उनका बेटा जहांदार शाह एक अमीर दरबारी जुल्फिकार खान के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। ये एक साफ इशारा था कि असली ताकत अब बादशाह के हाथ से निकलकर दरबारियों के पास जा रही थी। और देखिए, यहीं से शुरू होता है किंग मेकर्स का दौर। एक ऐसा दौर जब बादशाह सिर्फ नाम के थे और असली हुकूमत दरबारियों की चलती थी। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे सैयद बंधु, जो अपनी मर्जी से बादशाहों को तख्त पर बिठाते और हटाते थे। इस दौर को समझने के लिए बस एक लाइन ही काफ़ी है। वे अपनी मर्जी से बादशाहों को तख्त पर बिठाते और हटाते थे। सोचिए, मुगल तख्त की इज्जत अब दो दरबारियों की महत्वाकांक्षा की गुलाम बन चुकी थी। अब ये समझना जरूरी है कि मुगल दरबार कोई एक टीम नहीं था। अरे, ये तो एक अखाड़ा था जहां तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी गुट एक दूसरे के खिलाफ लगातार साजिशें करते रहते थे। और इसी सियासी कीचड़ में हिंदुस्तानी गुट, जिसे सैयद बंधु चला रहे थे, सबसे ताकतवर बनकर उभरा। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो जरा देखिए उन्होंने किया क्या। एक के बाद एक 4 बादशाहों को तख्त पर बिठाया। फर्रुखसियर, फिर रफ़ी-उद-दरजात, फिर रफ़ी-उद-दौला और आखिर में मुहम्मद शाह। असल में वे पर्दे के पीछे से पूरा साम्राज्य चला रहे थे और इससे देश में जबरदस्त अस्थिरता पैदा हो गई। और ये जो उथल-पुथल थी ना, इसका सबसे बड़ा सबूत है साल 1719। क्या अराजक साल था वो! सिर्फ एक साल के अंदर दिल्ली ने 3 बादशाह देखे। फरवरी में फर्रुखसियर को मार दिया गया, उसके बाद रफ़ी-उद-दरजात आए, कुछ ही महीनों में बीमारी से चल बसे। फिर रफ़ी-उद-दौला आए और उनकी भी कुछ ही महीनों में मौत हो गई। ये मुगल तख्त की लाचारी का खुला प्रदर्शन था। तो जब घर के अंदर ही इतनी लड़ाई हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही, है ना? इस अंदरूनी कमजोरी का नतीजा बहुत भयानक हुआ। साम्राज्य अब बाहरी हमलावरों और अंदर के बागियों दोनों के लिए एक आसान शिकार बन चुका था। और इसी उथल-पुथल के बीच तख्त पर बैठे मोहम्मद शाह, जिन्हें इतिहास ने एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया, रंगीला। विडंबना देखिए, उन्होंने सैयद बंधुओं के आतंक को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनके ही रंगीन राज में साम्राज्य लगभग तबाह हो गया। उनके दौर में क्या हुआ? एक एक करके बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे अमीर सूबों ने दिल्ली से नाता तोड़ लिया और खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। और फिर 1739 में फारस से नादिर शाह का वो भयानक हमला हुआ। करनाल की लड़ाई में मुगलों की इतनी बुरी हार हुई कि दिल्ली को बेरहमी से लूटा गया। नादिर शाह के हमले के बाद जो बचा था वो बस एक खोखला ढांचा था, और बादशाह वो तो बस नाम के थे।
उनकी सल्तनत अब सिमटकर दिल्ली के लाल किले की दीवारों के अंदर ही रह गई थी। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। अहमद शाह के दौर में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने बार बार हमले किए और साम्राज्य की बची खुची ताकत को भी निचोड़ लिया। आलम ये था कि मुगल अब अपने ही देश की हिफाजत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन असली और शायद सबसे बड़ा झटका लगा 1764 में बक्सर की लड़ाई में। इस एक हार ने सब कुछ तय कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अब अंग्रेजों के पेंशनर बनकर रह गए। मुगल सल्तनत की संप्रभुता असल में उसी दिन खत्म हो गई थी। और फिर आया आखिरी सांकेतिक वार। 1835 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के ढालना बंद कर दिया। ये एक खुली घोषणा थी कि अब असली शासक कौन है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, उस ताकतवर वंश के आखिरी बादशाह और उस एक विद्रोह पर जिसने मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इस कहानी का आखिरी किरदार है बहादुर शाह जफर। वो कोई ताकतवर बादशाह नहीं, बल्कि एक शायर था जिसे हालात ने अनिच्छा से 1857 के विद्रोह का प्रतीक बना दिया। 1857 के विद्रोह ने मानो इतिहास का पहिया ही घुमा दिया। जफर को ना चाहते हुए भी इसका नेता बनाया गया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो उन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ 300 साल से भी ज्यादा पुराने मुगल साम्राज्य का पर्दा हमेशा के लिए गिर गया। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या मुगल साम्राज्य को नादिर शाह और अंग्रेजों जैसे बाहरी हमलावरों ने गिराया, या फिर तख्त की लड़ाइयों और दरबारी साजिशों की अंदरूनी सड़न ने उसे खोखला कर दिया था? शायद सच यही है कि कोई भी किला बाहर से तब तक नहीं टूटता जब तक वो अंदर से कमजोर ना पड़ चुका हो।